ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल को लिविंग बने रहने के लिए ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जो है न्यूट्रिशन देते हैं जिसको बॉडी की हर एक सेल्स को, और इसके अलावा जो है उन सभी ने जो ग्लूकोज लिया होता है उन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए जो है ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो हर एक सेल को किसकी ज़रूरत होती है? हर एक सेल को जो है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आखिरकार ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उन सेल्स तक पहुँचते कैसे हैं जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आज का। मैं हूँ वेद सर, बायोलॉजी एक्सपर्ट। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और आप अपने फीडबैक जो हैं वो हमारे पर्सनल जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है। टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हम सभी लोगों में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहली बात तो ये है ट्रांसपोर्टेशन है क्या। बॉडी की हर एक सेल को रिक्वायरमेंट होती है, इसकी हर एक सेल को रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन की, यानी कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की। अब बॉडी ने ग्लूकोज को यूज़ किया, उसका ऑक्सीडेशन किया ऑक्सीजन के थ्रू। उन सेल्स ने जो है उनको डाइजेस्ट करने के बाद में, उनके ऑक्सीडेशन के बाद में CO2 और बाकी अदर नाइट्रोजनस वेस्ट बने। अब इन सारे वेस्ट को भी एलिमिनेट करना बॉडी से उतना ही जरूरी है। तो जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए और इसके अलावा बॉडी में बनने वाले वेस्टफुल प्रोडक्ट जैसे कि CO2 हो गया और इसके अलावा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, इन सभी को बाहर निकालने के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ती है? एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन होता किसके थ्रू है। जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना है वो किसके थ्रू होना है? वो ट्रांसपोर्टेशन होना है बॉडी फ्लूइड के थ्रू। अब बॉडी फ्लूइड जो होते हैं हम लोगों में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। कौन कौन से दो जो है बॉडी फ्लूइड है हम लोगों में? हम लोगों में दो मेन बॉडी फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। दूसरा क्या है? लिम्फ। तो ब्लड और लिम्फ ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? ये दोनों मिल करके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सी है? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो है वो होती है ब्लड। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या है? जो कि सबसे जो है सॉफ्टेस्ट है। वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके प्लाज्मा में RBC, WBC और प्लेटलेट, ये सारी जो ब्लड कार्टून्स हैं वो पड़ी होती हैं। और इसके बाद दूसरा जो बॉडी फ्लूइड है वो है लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो भी क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है, जो कि टिश्यू से छन करके बाहर आ जाते हैं, उनको वापस से ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है और बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को भी प्रोवाइड करता है। तो मेन दो ही बॉडी फ्लूइड हैं जिनके बारे में पढ़ना है, एक ब्लड और दूसरा जो है लिम्फ। तो हम लोग जो है ब्लड को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम किसी डॉक्टर की, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, तो कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट लिख देते हैं। अब ब्लड टेस्ट में क्या होता है? ब्लड टेस्ट में जब कोई व्यक्ति पैथोलॉजी में जाता है, अपना ब्लड टेस्ट कराता है, तो क्या करते हैं? पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिरिंज से क्या करते हैं? वेन्स के थ्रू ब्लड को निकाल लेते हैं और फिर उनको टेस्ट करके उस ब्लड के बारे में बताते हैं कि इनके ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो हम लोग भी यहाँ पर देखते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। जब ब्लड को निकाल लिया जाता है तो उसका सेंट्रीफ्यूजेशन किया जाता है। अगर उनके कंपोनेंट्स के बारे में पता करना है तो उसका सेंट्रीफ्यूजेशन किया जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूजेशन करने पर क्या होगा? अगर 100% ब्लड की बात करें तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो होते हैं क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि RBC, WBC और इसके अलावा जो है प्लेटलेट जो है, ये सभी 45% कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड का, और बाकी रिमेनिंग 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो हम प्लाज्मा को पहले जानते हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है।
प्लाज्मा में 90% तक वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% तक वाटर होता है। बाकी जो 10% होते हैं, उन 10% में क्या क्या चीजें होती हैं, उन 10% में प्रोटीन्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और इसके अलावा जो है क्या होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये सभी वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स, ये सभी 10% जो है, ये सभी 10% कंट्रीब्यूट करती हैं प्लाज्मा में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लड कंपोजिशन की। इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्लड है, उस ब्लड में दो मेन कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट कौन सा है, प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना परसेंट है, प्लाज्मा जो है 55% है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बचे 45%, प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो बचे 45%। प्लाज्मा में दो चीजें होंगी, एक तो वाटर होगा, प्लाज्मा में क्या होगा, वाटर, और दूसरी चीजें क्या होंगी, वाटर के अलावा जो है प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, बाकी अदर सब्सटेंसेस होंगे। तो अगर हम बात करें बाकी अदर सब्सटेंसेस की, तो वाटर के अलावा जो है दूसरे पार्ट कौन कौन से हैं, प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के अलावा क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स हैं, और न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या चीजें होती हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स। वेस्टफुल प्रोडक्ट। तो वाटर कितना परसेंट है, 90%। बाकी अदर में क्या आते हैं, प्रोटीन 6 से 7% है, उसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाएंगे, उसी में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, और उसी में जो है क्या आ जाएंगे, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो प्रोटीन में मेनली 3 टाइप की प्रोटीन जो है हम लोगों की प्लाज्मा में मिलती है। कौन कौन सी, एल्बुमिन, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन, और तीसरा जो है फाइब्रिनोजेंस। इन तीनों प्रोटीन्स का अपना अलग अलग वर्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रिनोजेंस की। तो फाइब्रिनोजेंस जो होते हैं वो क्लॉटिंग का काम करते हैं, यानी कि ब्लड किसके वजह से क्लॉट होता है, किसकी वजह से जम जाता है, अगर कहीं पे कट लगता है, माइनर सा कट लगता है, तो ब्लड वहां पर क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ब्लड के जमने में कौन हेल्प करता है, फाइब्रिनोजेंस। तो ये कैसे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी को क्या करती है, पैथोजन से लड़ने के लिए क्या प्रदान करती हैं, पैथोजन से लड़ने के लिए जो है एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वही क्या होती हैं, वही एंटीबॉडी होती हैं जो कि बाहर के पैथोजन से हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। और इसके अलावा अगर हम एल्बुमिन की बात करें तो ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने का काम किसका होता है, एल्बुमिन का होता है। तो प्रोटीन कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स में बाइकार्बोनेट हैं, क्लोरीन है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सारे जो हैं आयंस कहाँ पे मिलते हैं, ये सारे आयंस जो है प्लाज्मा में ही मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में मिलेंगे। न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज हो गया, और ये सारे सब्सटेंसेस जो बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी की सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। और अगर हम बात करें वेस्टफुल प्रोडक्ट की, तो वेस्टफुल प्रोडक्ट में जो यूरिया होता है, जो कि हमारे लीवर में फॉर्म होता है, वो भी ब्लड में मिल जाता है। तो इस तरीके से वेस्टफुल प्रोडक्ट भी किसमें आते हैं, प्लाज्मा में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का क्या काम, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में टोटल जो होती हैं 3 चीजें आती हैं। एक तो आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और थर्ड जो है वो क्या है, प्लेटलेट। थर्ड जो है वो है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन सभी फॉर्म्ड एलिमेंट को हम आगे अगली स्लाइड में जो है कवर कर लेते हैं। देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन सी हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में पहले क्या है, रेड ब्लड सेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं।
अगर हम बात करें इनकी संख्या कितनी होती है, तो पर mm³ में इनकी संख्या होती है 4.5 मिलियन। कितनी होती है? मिलियन पर mm³। यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4 से 4.5 मिलियन। इसके अलावा हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो व्हाइट ब्लड सेल को भी उसमें दो टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, और ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। तो टोटल मिलाकर के कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है? टोटल जो है 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं, जैसे कि मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। इन सभी के वर्क को हम आगे चल करके डिस्कस कर लेंगे। और अगर हम इनके नंबर की बात करें तो इनका नंबर कितना होता है? लगभग 6000 से लेकर के 8000 पर mm³। कितना होता है? 6000 से लेकर के 8000 पर mm³ तक होता है, पर mm तक होता है, पर mm पर mm। यानी कि 1 मिलीमीटर का जो क्यूब होता है उसमें अगर ब्लड को लिया जाए तो कितने डब्ल्यूबीसी होंगे? उसमें 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होंगे, और उसमें जो है उतने में ही 4 से लेकर के 4.5 मिलियन तक क्या हो सकते हैं? मिलियन तक जो है आरबीसी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट को एक ट्रू सेल नहीं माना जाता। ह्यूमन की ब्लड में मिलने वाले जो प्लेटलेट होते हैं वो वास्तव में सेल नहीं होते। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये बड़ी बड़ी सेल्स मेगा कैरियोट्स के टूटने की वजह से बनते हैं। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम थ्रोम्बोप्लास्ट बोलते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट नहीं कहा जाता। ह्यूमन में जो ब्लड में प्लेटलेट होते हैं उनको थ्रोम्बो क्या कहा जाता है? उनको थ्रोम्बोप्लास्ट कहा जाता है, उनको थ्रोम्बोसाइट्स नहीं कहा जाता। साइट्स उनके लिए यूज होता है जो वास्तव में सेल्स होती हैं। तो प्लेटलेट कोई रियल सेल नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्ट बोलते हैं। थ्रोम्बोप्लास्ट के बाद में तो हम लोगों ने तीनों को देख लिया है, आरबीसी को देखा, डब्ल्यूबीसी को देखा और प्लेटलेट को देखा। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 1.5 से लेकर के 3 लाख। कितनी होती है? 1.5 से लेकर के 3 लाख तक इनकी संख्या होती है पर mm में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो है वर्क ऑफ ब्लड कार्प्यूल्स। तो ब्लड कार्प्यूल्स का क्या क्या काम है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। कि आरबीसी का क्या वर्क है। तो आरबीसी का जो वर्क है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब ब्लड को अगर ऑक्सीजन कैरी करना है तो वो कैसे कैरी कर सकता है? ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और फिर बाकी अदर मतलब ब्लड के साथ में वो बहते हुए बाकी अदर सेल्स को क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। अब उन्होंने तो ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए उनके पास में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो आरबीसी में ढेर सारे हीमोग्लोबिन आ सके, इसके वजह से आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। जो ह्यूमन का आरबीसी होता है वो कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएट। कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से, क्योंकि वो काफी ज्यादा हिस्सा घेरता है, तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से उस जगह पर काफी सारे जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो आरबीसी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। ये O2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आरबीसी के बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। डब्ल्यूबीसी जो 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, वो 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी जो हैं वो सभी जो है बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, बट डिफरेंट तरह से। तो आरबीसी का काम O2 को कैरी करना है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म
प्रोवाइड करता है, बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, और इसके बाद जो है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट का काम होता है ब्लड में लगातार ब्लड के बहने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में जो कैपिलरीज होती हैं वो इतनी महीन होती हैं कि इनके टकराने से क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो इनके डैमेज होने के बाद अब हेमोरेज होने का खतरा होता है, यानी कि इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है। अब इस इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट हेल्प करती है। वहां पर क्या होता है, जहां पर कोई कैपिलरी होती है, जहां पर कोई कैपिलरी होती है, अगर किसी कारण से ये डैमेज हो जाती है तो यहाँ पर कई सारे प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं, एक लूज प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड को बहने से रोकते हैं, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये किसमें हेल्प करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कई सारे फैक्टर रिलीज करता है, जिससे वहां पर क्या होता है, प्लग का फॉर्मेशन होता है, और प्लग के फॉर्मेशन के बाद में वापस से वो रिपेयर हो सके। तो प्लेटलेट का काम है ब्लड की क्लॉटिंग करना। इसके बाद में अगर हम बात करें ये तीनों बनते कहाँ पे हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों ही कहाँ बनते हैं, ये तीनों ही बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में। जो हम लोगों की बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे कि फीमर हो गया, उनमें क्या होता है, अंदर के साइड में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जिससे बनती है आरबीसी, और इनका लाइफ स्पान होता है 120 दिन। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो व्हाइट बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी बनती है। डब्ल्यूबीसी में से एक टाइप होती है लिम्फोसाइट्स, जिनका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट का काम होता है क्या प्रोड्यूस करना, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। तो बॉडी में दो जगह से एंटीबॉडीज बनती हैं, यानी कि वो जो लिम्फोसाइट होती है वो दो जगहों पे बनती हैं। एक तो बोन मैरो में बनती है, उनको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और दूसरी थाइमस ग्लैंड में बनती है, थाइमस ग्लैंड में बनती है, तो उनको नाम दिया गया है टी लिम्फोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी दो जगह पे बनती है, ये व्हाइट बोन मैरो में भी बनती है, और कहाँ पर बनती है, और जो है ये थाइमस ग्लैंड में भी बनती है। और प्लेटलेट जो होती हैं उसी बोन के अंदर ही मेगा कैरियोट्स नाम की बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, जिनके टूटने से क्या बनती हैं, जिनके टूटने से प्लेटलेट्स जो है वो बनती हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ब्लड जो कार्ट्यूल्स हैं उनके वर्क क्या क्या हैं। अब ब्लड कार्ट्यूल्स के वर्क के बाद में हम लोग बात करते हैं पंपिंग मशीन हार्ट की। तो पंपिंग मशीन जो हार्ट है, इसका ही काम होता है पूरे बॉडी में बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट कराने का, यानी कि हार्ट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए एक इंजन की तरह वर्क करता है, एक पंपिंग सेट की तरह वर्क करता है बॉडी फ्लूइड को पूरी बॉडी में पंप करने के लिए, ताकि वो हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर सके। तो यहाँ पे हम एक डिटेल्ड डायग्राम देखते हैं हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं, हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजोडर्म से डेराइव होता है, मीजोडर्म से ये बनता है। हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के बीच में, जो थोरैसिक कैविटी होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। और हार्ट जो होता है, हम काफ़ी लोग, सारे लोग बोलते हैं कि हार्ट जो है वो बाईं तरफ होता है, बट हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ही बाईं तरफ होता है, यानी कि मिड से थोड़ा सा ही क्या होता है, बाईं तरफ होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच का जो पोर्शन होता है, थोरैसिक कैविटी होती है, उस थोरैसिक कैविटी के ही बिल्कुल बाईं तरफ ही, थोड़ा सा बाईं तरफ ही जो है प्रेजेंट होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो हार्ट का आकार जो होता है वो एक क्लिंच्ड फिश के टाइप का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है, तो ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है ये लगभग 600 ग्राम तक होता है। हार्ट के ऊपर की कवरिंग को पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरी का मतलब चारों तरफ और कार्डियम का मतलब क्या होता है, हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये ब्लैक कलर से पेरिकार्डियम लेयर को दिखाया गया है।
अब हार्ट जो होता है, ह्यूमन का हार्ट किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल जो होती हैं उसमें नोडल टिश्यू होती हैं जो कि पल्स को जनरेट कर सकती हैं। तो पूरे हार्ट भर में पल्स को जनरेट करने वाली नोडल टिश्यू का एक गुच्छा जो होता है, एक जाल जो होता है, नेटवर्क जो है वो फैला होता है। हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। वैसे तो हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर के होते हैं, लेकिन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का होता है, ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो होता है 4 चैम्बर का। जितने भी मैमिलिया होते हैं उन सभी में हार्ट 4 चैम्बर का होता है। तो हार्ट 4 चैम्बर में कौन कौन से 4 चैम्बर है, तो राइट साइड में राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम। राइट साइड में ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यानी कि 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अपर साइड वाले एट्रियम कहलाते हैं, नीचे की तरफ होते हैं लोअर साइड वाले, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। और इन दोनों को ही राइट साइड और लेफ्ट साइड को कौन सेपरेट करता है, तो एक जो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सट्टा, वो जो है एट्रियम वेंट्रिकल, राइट साइड के एट्रियम वेंट्रिकल को लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। इसके बाद में जो है राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में वाल्व है जो कि ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आने तो देते हैं, बट वेंट्रिकल से वापस जो है वो एट्रियम में नहीं जाने देते। सेम इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होते हैं, इनके बीच में भी वाल्व होते हैं। उन वाल्व्स को क्या कहा जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले वाल्व को मिट्रल वाल्व बोलते हैं, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाले वाल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे याद रखने में कि कौन सा वाल्व किस साइड में है। अक्सर भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस साइड में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, तो बाईं ओर बाइकास्पिड वाल्व जिसको कि मिट्रल वाल्व बोलते हैं, तो बाईं ओर बाइकास्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। बी से बायां भी होता है और बी से बाइकास्पिड भी होता है। तो बाइकास्पिड वाल्व बाईं तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और जो दूसरा वाला बचा ट्राइकास्पिड वाल्व वो राइट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड है, इसमें 2 कस्पस होते हैं और ये 2 कस्पस ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में आने देते हैं, बट वेंट्रिकल से बैकफ्लो नहीं होने देते। और ट्राइकास्पिड वाल्व क्या करता है, ट्राइकास्पिड वाल्व राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को लाता है, बट राइट वेंट्रिकल से ब्लड के बैक फ्लो को क्या करता है, बैक फ्लो को रोक देता है, वापस से एट्रियम में नहीं जाने देता। अब इस पूरे हार्ट में जो है ब्लड आता कहाँ से है, तो हार्ट में ब्लड आता है किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। तो बॉडी से सारा ब्लड वेन्स में इकट्ठा होता है, नीचे के साइड में लोअर बॉडी डिजाइन से ब्लड इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, यानी कि पैरों से ब्लड इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू जो है हार्ट में राइट एट्रियम में आता है। और अगर हम बात करें सुपीरियर वेना कैवा की, तो ये अपर डिजाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के ऊपरी हिस्से से ब्लड को जो है हार्ट के अंदर लेकर के आता है। ये जो बैगनी कलर से आप लोगों को दिखाया गया है, पर्पल कलर से दिखाया गया है, तो पर्पल कलर वाला जो हिस्सा है राइट साइड वाला, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ पे आता है, वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आता है। वेन्स में क्या होते हैं, वेन्स में चूंकि ब्लड स्लोली फ्लो होता है और चूंकि ब्लड बिना प्रेशर के बहता है, इस वजह से ब्लड को रोक करके रखने के लिए इसमें क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। तो वेन में वाल्व्स होते हैं। बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में गया, वहां ऑक्सीजनेटेड हुआ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में जो है हार्ट के लेफ्ट साइड में रहता है। तो लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया गया है किस कलर से, रेड कलर से दिखाया गया है। तो लेफ्ट एट्रियम, लंग से ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से ये पल्मोनरी एरोटा के थ्रू क्या होता है, वहां से ये एरोटा के थ्रू, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। चूंकि राइट जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वाल्व काफी मोटी होती है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्सफुली जो है
हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम वेंट्रिकल का होता है। ये काफी फोर्स लगा करके पूरे बॉडी में ब्लड को जो है धकेलने का काम करता है, भेजने का काम करता है। इस वजह से वेंट्रिकल की वॉल हमेशा क्या होती है, इसकी जो वॉल होती है वो एट्रिया से क्या होती हैं, मोटी होती हैं। और जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में कोई भी वाल्व्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो वेंट्रिकल होते हैं वो ब्लड को फोर्सफुली पंप करते हैं। और पता लगे अगर पाइप कहीं से भी ब्लॉक होगी तो क्या होगा, अगर वाल्व उसको बंद कर देंगे, उसको फ्लो नहीं होने देंगे, तो प्रेशर की वजह से, चूंकि ब्लड उसमें प्रेशर से बहता है, इस वजह से वो फट जाएंगी और उसका वो डैमेज हो जाएंगे। तो डैमेज से बचाने के लिए ही क्या होती है, डैमेज से बचाने के लिए ही आर्टरीज में जो है कोई वाल्व नहीं होती है। और इसी प्रेशर को हम स्फिग्मोमीटर के द्वारा नाप सकते हैं। ब्लड प्रेशर को हम किससे नाप सकते हैं, स्फिग्मोमीटर के थ्रू नाप सकते हैं। और एक जो है स्वस्थ व्यक्ति, एक हेल्दी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 80 से लेकर के 120 के बीच में होता है। यानी कि लोअर जो सबसे कम प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर 80, और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120 mmHg के बराबर, 120 mmHg पारे के दाब के बराबर होता है। यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम देखते हैं हम हार्ट का, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम ये भी है हार्ट का, जिसमें कि नोडल टिश्यू को दिखाया गया है कि पूरी बॉडी में, पूरे हार्ट में किस तरीके से नोडल टिश्यू जो है, ये येलो कलर की नोडल टिश्यू किस तरीके से पूरे हार्ट भर में फैली हुई है। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट नोडल टिश्यू की, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एसे नोड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सैन। अगर सैन ना होता तो पल्स ही जनरेट ना होता, यानी कि हार्ट बीट ही ना करता। ऐसे नोड क्या होती हैं, ऐसे नोड जो होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऐसे नोड जो होती हैं वो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती हैं, अपर साइड में। यानी कि नोडल टिश्यू का एक पैच ऐसे नोड कहलाता है जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। और यही क्या करता है, यही पल्स को जनरेट करने का काम करता है, यही पेस को सेट करने का काम करता है। इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, या फिर पेस सेटर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात कि अगर ह्यूमन के हार्ट को डिसेक्ट करके बाहर न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में भी रख दिया जाता है तो भी वो बीट करता रहता है। किसकी वजह से बीट करता रहता है, ऐसे नोड की वजह से बीट करता रहता है, क्योंकि इनमें खुद ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिकली पल्स को जनरेट कर सके और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो सके। इस वजह से जो हार्ट है वो न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में पंप होता रहता है, बीट करता रहता है। तो ऐसे नोड जुड़ा होता है एवी नोड से। ऐसे नोड किससे जुड़ा होता है, ऐसे नोड जो होता है वो जुड़ा होता है एवी नोड से, जो है कुछ अदर नोडल टिश्यू से। तो नोडल टिश्यू जो होती हैं ऐसे नोड से निकलती हैं, और वो जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं एवी नोड से, जिसको कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी जो है बोलते हैं। अब एवी नोड के बाद में ये डिवाइड होती है इसके थ्रू, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा में जाती है, और सेप्टा में जाने के बाद में एवी बंडल्स में डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड हो जाएगी, एवी बंडल में डिवाइड हो जाएगी। एवी बंडल में लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट बंडल और राइट साइड वाला क्या कहलाता है, राइट बंडल कहलाता है। और वापस से ये वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद में वहां पर ब्रांचेस के रूप में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं, पुर्किंजे फाइबर्स बोलते हैं। तो सैन से क्या होता है, पल्स जनरेट होती है, और ये पूरी तरीके से सैन ने जब पल्स को जनरेट कर दिया, तो पल्स को जनरेट करने के बाद चूंकि सैन जो होता है उसमें काफी मोटे जो है नोड्स होते हैं। अब जितनी मोटी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, तो वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रिकल पल्स जो होते हैं वो कैरी होती हैं और वो पहुंचती हैं एवी नोड से फिर एवी बंडल, फिर उसके बाद में पुर्किंजे फाइबर्स में पहुंच जाती हैं। और एवी बंडल और जो ये ब्रांचेस हैं ये सब मिलकर के क्या कहलाती हैं, ये सब मिलकर के बनाती हैं पुर्किंजे फाइबर्स। तो ऐसे नोड से एवी नोड, फिर एवी बंडल, फिर पुर्किंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट भर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पल्स पहुंच जाता है, और उन कार्डियक मसल को, जो सेल्स हैं
कार्डियक सेल्स जो हैं उनको क्या मिलता है, उनको एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो इलेक्ट्रिक पल्स जैसे ही उनके पास तक पहुंचता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है। जब सैन इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है तो दोनों एट्रिया क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वेंट्रिकल तक ये इम्पल्स पहुंचता है तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस तरीके से एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है, एक कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। इस तरीके से पूरे 1 मिनट में हार्ट जो है वो 72 बार क्या होता है, बीट करता रहता है। और इसके वजह से पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नोड की वजह से पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है बॉडी फ्लूइड और उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है इन सभी के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है हार्ट के थ्रू, हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे काफ़ी ब्यूटीफुल स्लाइड से। अब तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, शेयर तो तुम लोग कर ही दोगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।